हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमने पिछली जो क्लास में कंप्लीट किया था उससे आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम जो कंप्लीट कर चुके थे उसका नाम था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में जैसा मैंने आपको पढ़ाया था वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला था a = v - u/t। तो ये चीज़ निकाली थी। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ होंगे, उन ग्राफ के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्राफ जो बेसिकली क्या चीज़ होती है, ग्राफ एक रिलेशन ड्रॉ करता है किसी भी दो कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स के बीच में। दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन ड्रॉ करके चीज़ों को नोटिस करते हैं, उसको हम ग्राफ कहते हैं। तो अब मैं ग्राफ बताऊंगा आपको, कुछ पोजीशन टाइम के बीच के ग्राफ बताऊंगा और कुछ वेलोसिटी टाइम के बीच के ग्राफ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो टाइम आपके ग्राफ बता रहा हूं वो होंगे आपके पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो जनरली जो हम मानते हैं टाइम एक्सिस को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और पोजीशन एक्सिस को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, पोजीशन टाइम जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जिसमें इधर टाइम आ जाएगा और पोजीशन को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं। तो ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा और ये 0 पॉइंट होगा। अब देखिए, अगर आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिखता है जिसमें एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती है, पोजीशन टाइम ग्राफ में एक ऐसी लाइन दिखती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये आपके कुछ पॉइंट्स है और सिमिलरली इधर कुछ पॉइंट्स है। तो आप ये देखिए, ध्यान से नोटिस करना कि भले ही समय बदलता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो बदल नहीं रही, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस तरीके का अगर आपको ग्राफ दिखता है पोजीशन टाइम के बीच का, तो आप उसको बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। सिमिलरली अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ दिखता है जिसमें ये टाइम एक्सिस होगा और ये पोजीशन एक्सिस होगा, और इसमें अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखता है जिस ग्राफ में आपकी लाइन कुछ स्ट्रेट जा रही हो, टाइम और एक्स एक्सिस के बीच में एकदम ऐसे स्ट्रेट जा रही हो, तो इस प्रकार के ग्राफ में क्या होता है, इस प्रकार के ग्राफ में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखेंगे, 1 पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा, फोर्थ पॉइंट ये रहा, फिफ्थ पॉइंट ये रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस दूर पहुंच गया, 3 मीटर में 3 डिस्टेंस दूर पहुंच गया। आप अगर इसको नोटिस करेंगे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। दूसरा अगर आप इसको ग्राफ का नाम दे सकते हो तो वो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड से वो आपका क्या कर रहा है, ग्राफ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये सेकंड ग्राफ होता है। थर्ड ग्राफ अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो थर्ड ग्राफ अगर टाइम और पोजीशन के बीच में अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिखता है, तो ये जो ग्राफ होगा इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ इक्वली वेरी नहीं कर रही, और इक्वली वेरी नहीं कर रही है, तो इस प्रकार का जो मोशन होगा उसको आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब आपकी स्पीड जो है वो क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल स्पीड है। ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ होता है। यही ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से भी दिख सकता है। अगर आप इस ग्राफ को कुछ इस प्रकार से देखेंगे, ये टाइम होगा, ये पोजीशन होगा, और आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस एक इतना सा डिफरेंस है कि ये वाला जो ग्राफ है इसमें लगातार गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। बट ये वाला जो ग्राफ है इसमें गाड़ी की स्पीड लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसमें इंक्रीजिंग स्पीड है और उसमें क्या है, डिक्रीजिंग स्पीड है। अगर आपको आपका ऐसा ग्राफ दिखता है जिस ग्राफ में टाइम पोजीशन ये वाला, और इस ग्राफ में आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिखता है, तो ये जो ग्राफ होगा इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल ये वाला टाइम उठाया, ये वाले टाइम पे ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन x1 ये रही, और सेम टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये दूसरी रही, और सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन पे होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वाले जो ग्राफ होते हैं ये होते हैं नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ग्राफ है। क्यों है, क्योंकि एक ही समय पे ऑब्जेक्ट दो जगह पे
अवेलेबल नहीं हो सकता, वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे अवेलेबल हो सकता है। इसलिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ये बता रहा है कि एक ही समय पे ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस दिख रही है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये आपके कुछ ग्राफ्स होते हैं जो आपको पोजीशन टाइम के बीच में दिखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है अगर स्ट्रेट लाइन दिखती है तो, इसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की वेरिएबल स्पीड है, और इसमें ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है। अब देखिए मैं आगे एक और ग्राफ बताता हूं जिसको बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं ध्यान से। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ में भी आपको कुछ इसी प्रकार के ग्राफ देखने को मिलेंगे, बट उनके जो नाम हो जाएंगे, उनको जो आप कहेंगे वो उनका चेंज हो जाएगा कि उनको क्या कहना है, उनका मतलब थोड़ा सा बदल जाएगा। और वो कैसे बदलेगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ जो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ में आप जो एक्स एक्सिस पे लेंगे वो क्या लेंगे, वो टाइम ले लेंगे, और स्पीड इस पे ले लेंगे, सेकंड पे ले लेंगे। अगर इस कंडीशन में अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखता है जिसमें आपको सेम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इस प्रकार की एक लाइन दिखती है, तो आप ये देखेंगे कि समय लगातार बढ़ता जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड बदल नहीं रही। तो ऑब्जेक्ट अगर स्पीड नहीं बदल रहा तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है। सिमिलरली अगर आप इस प्रकार का ग्राफ देखते हैं, ये टाइम हो जाएगा, ये पोजीशन वेलोसिटी हो जाएगी, और अगर आप ग्राफ ऐसा दिखता है तो इस प्रकार के ग्राफ में देखेंगे कि आपको जो पोजीशन दिखेगी, सॉरी वेलोसिटी जो दिखेगी, स्पीड, वो स्पीड जो होगी वो स्पीड आपकी लगातार क्या होगी, किसी कांस्टेंट अमाउंट से क्या हो रही होगी, वेरी हो रही होगी, और कांस्टेंट टाइम से वेरी हो रही है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार समय के साथ बदलती जा रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, इस प्रकार के एक्सेलरेटेड मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली आपकी एक पर्टिकुलर रेट के साथ में आपकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखता है, टाइम होगा, वेलोसिटी होगा, और आपको ये ग्राफ या फिर इस प्रकार का ग्राफ दिखता है, इधर टाइम इधर वेलोसिटी, और आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये इस प्रकार का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ दिखता है स्पीड टाइम के बीच में, ये टाइम ये स्पीड, और आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस प्रकार का ग्राफ होता है नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिना टाइम के बदले वेलोसिटी नहीं बदल सकती। समय को तो बदलना ही है, समय बदलेगा तभी सब चीजें होगी। अगर समय नहीं बदला तो इस प्रकार का ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टेंटली आपकी स्पीड जो है वो जीरो से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं जा सकती। तो ये चीज दिस इज नॉट पॉसिबल ग्राफ, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए हम आपको थोड़ा अलग चीज बताते हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्लोप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। एक आता है स्लोप। व्हाट इज अ स्लोप? स्लोप क्या होता है? स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढाल। स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। क्या होती है ढाल? ढाल होती है, इट इज द एंगल मेड बाय ग्राफ, एंगल मेड बाय ग्राफ विथ एन एक्सिस। किसी एक्सिस के द्वारा एंगल जो मेड किया जाता है, एंगल बनाया जाता है, उसको आप में क्या बोलते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे ये टाइम हो जाएगा, ये एक्स हो जाए, और अगर आप बोलते हो ये आपकी एक लाइन बनी है, कोई एक ग्राफ बना प्लॉट किया है आपने, और उस ग्राफ के बीच में ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। क्या है ये? थीटा। तो इस प्रकार का जो एंगल होता है, इस प्रकार के एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। और स्लोप को निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लोप को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। tan इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो स्लोप को निकालने का जरिया क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल बना है आपका, इस ट्राइंगल में थीटा का जो परपेंडिकुलर है वो ये रहा और इसका जो बेस है वो ये रहा। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू निकाल दीजिए, उससे अपने को क्या पता चल जाएगा, आपका tan थीटा पता चल जाएगा और tan थीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको उसका स्लोप पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाली बात है, कैसे निकालें हम स्लोप। तो स्लोप को निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये ग्राफ है, इसमें टाइम t1 ये रहा और इसका टाइम t2 ये रहा और इस कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पे पोजीशन ये थी। अगर इस प्रकार का ग्राफ दिखता है तो आपको साफ साफ एक ट्राइंगल दिखेगा आपको यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल जब दिखेगा तो ये थीटा है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे ये भी कौन सा एंगल हो जाएगा, थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा, इसका बेस कौन है, ये रहा। अब ये परपेंडिकुलर आएगा कैसे, ये परपेंडिकुलर जो है इसका क्या करो, x2 में से क्या माइनस कर दो, x1 माइनस कर देते हैं, तो ये x2 माइनस x1 की वैल्यू दे देगा। सिमिलरली ये वैल्यू निकालनी है तो ये क्या करो, t2 में से t1 माइनस कर दो, तो अपने को t2 माइनस t1 ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये निकल जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होता क्या है, वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, द स्लोप ऑफ xt ग्राफ, ये जो xt ग्राफ है पोजीशन टाइम का जो ग्राफ होता है, उस पोजीशन टाइम के ग्राफ से हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव अस वेलोसिटी। वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और ये किसके बराबर होगा, स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। ये देखिए अब, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसका परपेंडिकुलर कैसे निकाला आपने, परपेंडिकुलर निकाला है ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, पूरी वैल्यू में से ये माइनस कर दो तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। सिमिलरली बेस निकालना है तो इस पूरी वैल्यू में से ये माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या दे देगा, tan थीटा दे देगा। tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे आपको tan की वैल्यूज होती है, वो पूरी एक टेबल आती है, वो टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास पोजीशन टाइम नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया और इस प्रकार का ग्राफ बना। इस प्रकार के ग्राफ में अगर आप बोलो ये टाइम t1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो v1 है। सिमिलरली ये टाइम t2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो इसमें भी वापस जो अगर आप स्लोप निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो थीटा एंगल बन रहा है ये, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा आपके सामने। इस ट्राइंगल का ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा, tan थीटा। और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसका tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, इसका परपेंडिकुलर निकालें ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, टोटल v2 में से क्या माइनस कर देते हैं, v1। तो क्या होगा, v2 माइनस v1। और बेस निकालना है तो टोटल t2 में से क्या माइनस कर दें, t1। तो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। इसको क्या बोल सकते हो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है आपको, एक्सीलरेशन। क्या देता है, एक्सीलरेशन। इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो तो वो क्या दे देगा आपको, एक्सीलरेशन दे देगा। क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है। तो मैं वो आपको लिखवा देता हूं, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, ये देता है वेलोसिटी। क्या देगा आपको, वेलोसिटी। सिमिलरली अगर आप सेकंड बात करते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना चाहेंगे वो क्या दे देगा आपको, एक्सीलरेशन दे देगा। क्या दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात समझिए, ध्यान से समझना, ये आपके पास कोई ग्राफ है
ये टाइम है, ये एक्स है, कुछ भी मान लो, ये आपके पास ग्राफ है। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे, जैसे समझिए जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज करेंगे, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपका क्या बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्लोप। और स्लोप बढ़ेगा तो थीटा अगर इंक्रीज किया तो टेन थीटा की वैल्यू, थीटा जब इंक्रीज करता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज, है ना। और अगर ये चीज इंक्रीज कर रही है तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच का अगर ग्राफ है तो आपका क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का है तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, एज थीटा विल इंक्रीज द स्लोप ऑफ graph will increase, and if the slope of graph is increasing, amount of tan theta will increase, और tan theta अगर बढ़ा तो आपका क्या बढ़ेगा, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, पोजीशन के नाम से चालू करते हैं पहले एक बार। ये एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, बताइए किसकी स्पीड ज्यादा तेज है, हु इज फास्टर एंड हु इज स्लोअर। तो बताइए इसका थीटा क्या है, कम, और इसका थीटा क्या है, ज्यादा। जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, उसका टेन थीटा ज्यादा और उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो आप क्या बोलेंगे, बी इज फास्टर, बी इज फास्टर, बी ज्यादा तेज होगा। सिमिलरली अगर आप ऐसा कहें कि आप टाइम एक्सिस को उधर ले लेंगे तो आपका पूरा स्लोप बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। देखिए अगर आपने टाइम को उधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इस बार अगर आपने टाइम एक्सिस को इधर ले लिया, ये पोजीशन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टाइम। अगर आपने ग्राफ ऐसे देख लिया, ए और बी, इनमें से कौन फास्टर है, तो अब अपने को टाइम एक्सिस से थीटा एंगल देखना पड़ेगा। तो ये थीटा एंगल ये रहा और इसका थीटा एंगल क्या है, ये रहा। तो बताइए थीटा एंगल किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। इस बार भी कौन ज्यादा है, बी इज फास्टर। तो हमेशा स्लोप कहां से देखना है, टाइम एक्सिस से देखना पड़ेगा। कहां से देखना पड़ेगा, टाइम एक्सिस से। तो वो क्या दे देगा आपको, स्लोप दे देगा। ठीक है। एक और बात है जो कि इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का अगर एरिया निकालते हैं तो वो आपको क्या देता है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी कर्व के बीच का एरिया निकालिए। ये टाइम, ये वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी वैल्यू है। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो क्या एरिया यही होगा। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं, लेट से इट इज अ रेक्टेंगल, अपन मानते हैं ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड कर्व, एरिया ऑफ शेडेड कर्व, एरिया ऑफ शेडेड कर्व, एरिया ऑफ शेडेड कर्व किसके बराबर, रेक्टेंगल, और उसकी वैल्यू क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करोगे तो क्या आएगा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मान लो ये रही, तो टाइम है तो टी सेकेंड मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है, वी मीटर पर सेकेंड, वी मीटर पर सेकेंड। यहां से क्या होगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल और वैल्यू क्या आ जाएगी, वीटी, क्या आ जाएगी, वीटी, और यहाँ क्या लग जाए, मीटर्स। तो मीटर किसकी यूनिट होती है, मीटर यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की। तो एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर, आप अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एरिया अंडर वीटी कर्व देखते हो तो वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा। तो ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये तीन ग्राफ, तीन प्रकार के जो पॉइंट्स थे, मैंने एक बताया आपको, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो वेलोसिटी देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा आपको एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर वीटी पोर्शन, वीटी पोर्शन के बीच का जो एरिया होगा, अगर आप उसका एरिया निकालना चाहेंगे वो आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ये ग्राफ्स होते हैं कुछ। अब देखिए न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी, तीन इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी जो आपको पूरा मोशन, एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझा देता है। तो न्यूटन की जो थ्री इक्वेशंस थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसने वो तीन इक्वेशन से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व किए थे। तो न्यूटन की तीन इक्वेशन देख लेते हैं अपन। न्यूटन्स थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन,
न्यूटन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो उसने दी थी वो बोला था v, अगर कोई ऑब्जेक्ट में बोलता हूं लेट एक गाड़ी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है और कुछ t सेकेंड के बाद में या t समय के बाद में इस गाड़ी की जो स्पीड हो जाती है वो बदल के v मीटर पर सेकेंड हो जाती है और ये यहां से जो यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट मूव करता है वो कितना हो जाता है, s हो जाता है। और गाड़ी जो यहां से यहां तक एक्सिलरेट की वो उसका एक्सिलरेशन जो है वो हो गया आपके a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतनी सारी चीजें हैं अपने पास तो इन सब के बीच में एक रिश्ता आता है। वो क्या रिश्ता आता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन ये कहता है। सेकेंड इक्वेशन आपको s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इज इक्वल टू क्या आता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आपका ये कहती है। और थर्ड इक्वेशन आपकी ये कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे v मतलब फाइनल वेलोसिटी है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, a मतलब एक्सेलरेशन है, t मतलब टाइम है, s मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इस इक्वेशन से, इन तीनों इक्वेशन के रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपको वेरिएबल चाहिए होता है। तो ये आपका न्यूटन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है और इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं, उनसे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और थोड़े क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपके न्यूटन के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। मैंने आपको ग्राफ के बारे में समझा दिया और ये आपका लगभग मोशन वाला चैप्टर आपको कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये 3 इक्वेशन का डेरिवेशन भी करवाना है तो वो 3 इक्वेशन का डेरिवेशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मतलब गोल गोल घूम रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है इसका मतलब उसका सर्कल बना रहा होगा। और सर्कल किससे बनता है? आपके सेंटर से बनता है। सेंटर से अगर मान लो आप इसकी डिस्टेंस को r मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलता है और गोल गोल घूमता जाता है। अगर इस प्रकार का मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म इसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड जो है वो बराबर है, इक्वल है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अ सर्कुलर मोशन विथ सेम स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको क्या बोल देते हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या निकालना पड़ता है? स्पीड। तो स्पीड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कितनी होगी? अगर एक पर्टिकुलर पाथ को कवर कर रहा है, पूरा एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2πr और टाइम नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। तो स्पीड जो हो जाएगी वो किसके बराबर आएगी? 2πr अपॉन टी के बराबर। अब इस प्रकार के मोशन को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट अगर आपका इस तरीके से मूव करता है तो आप किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो वो हमेशा दिखाता है उसका टेंजेंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट। तो आप अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट क्रिएट करते हैं तो वो टेंजेंट आपका इस प्रकार से जाएगा। सिमिलरली आप अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट क्रिएट करते हैं तो वो इस प्रकार से जाएगा। आप अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो इस प्रकार से जाएगा, और आप इस पॉइंट पे टेंजेंट क्रिएट करते हैं तो वो इस प्रकार से जाएगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे आपका टेंजेंट क्या हो रहा है? अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा है। और अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा बट उसकी डायरेक्शन बदल रही है। और वेलोसिटी में चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, पूरी वेलोसिटी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो आपकी अगर डायरेक्शंस बदल रही है वेलोसिटी की, इसका मतलब वेलोसिटी वैल्यू आपकी क्या हो रही है? पैरामीटर क्या हो रहा है? बदल रहा है। और वेलोसिटी बदलेगा तो क्या बदलेगा? एक्सीलरेशन बदलेगा। क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन होगा इसका मतलब सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होते हैं इनको हमेशा क्या कहा जाता है? ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड
मोशन, इन प्रकार के मोशंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। क्यों होते हैं एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि इनमें हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एमसीक्यू में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका क्या होता है? मोशन वाला चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल के लिए मैं चाहे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा या फिर मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दूंगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।